तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर स्वामी बोगर सिद्धार्थ एक स्वामी जी थे जो अब नहीं है, उनका वहाँ पर कोई मंदिर है। उनके गुरु कलांगिनी जो एक मूर्ति रूप में विराजमान थे, कहते थे वो सिर्फ वहाँ ध्यान करते थे और उन्होंने उनसे 7000 प्रकार की विधियाँ सीखी, जिसमें से आधे से ज़्यादा औषधियाँ हैं। अगर कोई बीमार होता था तो वो उन औषधियों से उनको ठीक करते थे। 9 प्रकार के ऐसे पौधे खोजे गए जिनसे उन्होंने सोना बनाने की एक विधि ढूंढी। उनके पास ऐसी विधियाँ थी जो ऐसे प्रकार की धातु बना सकते थे, अगर उसकी मूर्ति निर्मित की जाए और उसे पंच धातु से अभिषेक किया जाए तो उसका सिर्फ एक बूंद किसी भी गांव के बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता था। वो धातु अभी कोई नहीं बना सकता, पर उन्होंने बनाई। उन्होंने ये विधि भी की, पर काया प्रवेश ये उन्हीं ने किया हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि जो उनके अनुभव हैं वो नष्ट ना हो, वो किसी को ये बताते नहीं थे। उनके शिष्य हैं वो ऐसा कहते हैं कि जब वो यहाँ से चाइना गए और वो विधियाँ और औषधियाँ उन्हें दी, आज भी वहाँ वो इस्तेमाल की जा रही है। जब उन्हें वहाँ पे मारने के लिए आया गया था तो उनका शरीर वहीं बैठा रहा और उन्होंने किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश किया और वहाँ पर एक लाओत्से का जन्म हुआ, जिन्होंने काफ़ी सारी रचनाएँ की, काफ़ी सारी विधियाँ बताई, जो ओशो के मुँह से हम बहुत बार सुन चुके हैं। और ये कंटिन्यूटी काफ़ी टाइम से चल रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब तक कि उनकी साधना पूरी ना हो जाए और जो वो देना चाहते हैं वो पूरा ना हो जाए। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और ये आज भी होता है। अभी हम लोग पेश कर गया ऐसी चीजें, हम शुभ चेतना के संबंध में भी बातें किए, अशुभ चेतना के संबंध में भी बातें किए। इन सब बातों को वैज्ञानिक आधार पे बहुत तरीके से नकारा जाता रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये चीजें पॉसिबल होती हैं। बहुत दूर से ऐसे ऐसे काम होते हैं जो आप दिमाग से विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है। जैसे अब वैज्ञानिक आधार पर समझें तो कोई भी वैज्ञानिक ये मानता है कि हम जो भी हैं, ये अभी तक का जितना भी प्रकृति का डेवलपमेंट है उसके हम सबसे आगे के हिस्से हैं। मतलब अभी हमसे और ज्यादा कोई प्रजाति जन्मी नहीं है, तो हम सबसे आगे की प्रजाति हैं अभी तक वैज्ञानिकों ने जितना खोजा। और वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि एक जीन मेमोरी होती है, एक जीन मेमोरी होती है। जीन मेमोरी क्या है, इसके बारे में अगर बात करनी हो तो पहले जीन मेमोरी को समझने से पहले मतलब उसके सबसे पुराने हिस्से पे अगर हम चले जाएं तो आधार पे ही कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी सही से डेवलप हुआ था, वहां की जानकारी जो थी तब से लेके अभी तक की सारी जानकारी, आप सुने भी, आप देख के बात करें, तो तब से लेके अभी तक की सारी जानकारी हमारे मस्तिष्क में है, सभी जानकारी। और जब भी ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी की 3, 4, 5 पीढ़ियों पहले, 10 पीढ़ियों पहले कोई पहलवान रहा हो, तो उसकी पहलवानी जीन कोड में होती है, और वो जब भी कभी अखाड़े में किसी को लड़ते देखता है तो वो लड़ते देखते वक्त उसका मन मचल जाता है, हम भी जरा पहलवानी कर लेते। हर एक का नहीं होता, लेकिन उसकी जीन मेमोरी में है तो उसको होता है। इसी तरीके से किसी संगीतकार को देख के किसी को संगीतकार होने की याद आती। और ओशो कहते हैं जब कोई किसी बुद्ध को देखता है तो उसे अपने होने की याद मचल जाती है कि यार ऐसे हम भी हो जाएं। लेकिन क्योंकि उसका पदार्थ आगे यात्रा करना चाहता है और उसका दिमाग, उसकी चेतना पीछे की तरफ जाना चाहती है, तो कहीं एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो पदार्थ के तल पे तो वो बुद्ध पुरुष का विरोध करता है, लेकिन आंतरिक तल पे वो भी चाहता है कि हम ऐसे हो जाएं। बुद्ध पुरुष भी एक प्रकार का सबसे पुरानी मेमोरी से जुड़ गया। प्रकृति से जुड़ने का अर्थ होता है कि जब कृति भी नहीं थी, उस पुराने तत्व से जुड़ जाना। वही बात नेवर बॉर्न नेवर डाई, जो ना पैदा हुआ ना मरता है, उस तत्व से जुड़ जाने का नाम ही बुद्धत्व है। तो ये जो चीजें हैं ये घटती हैं कि हम
एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये जिस ढंग से घटती हैं वो ढंग अभी तक हम पकड़ नहीं पाए, डेफिनेट नहीं कर पाए कि ऐसा होगा। आज यहाँ पे मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। इसको मैंने कभी ऑन रिकॉर्ड बात नहीं किया, सिर्फ 2-4 मित्रों के बीच ये घटना है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। ये मेरे पिता और मेरे बीच होने वाली एक ऐसी घटना है जो शरीर के पार घटी, जो शरीर के पार घटी। शरीर नहीं था तब घटी। और यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, वो इसका गवाह है। गवाह तो वैसे यहाँ पे 2 हैं, लेकिन एक की गवाही इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि उसको शायद वो साइंटिफिक रीजंस नहीं पता, लेकिन वो जो बैठा है उसको साइंटिफिक रीजन पता है। घटना कुछ ऐसी है कि मेरे पिता के अंतिम समय से पहले उस दिन सुबह मुझे एक कॉल आता है, और वो कॉल इस बात का आता है कि आपके पिता जो हैं, मेरी पत्नी कहती है कि पिताजी बहुत बीमार हैं और उनके बचने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो क्योंकि मेरे पिता मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे 4 साल पहले से ही स्वामी जी करके पुकारने लगे थे, गुरु मानते थे, और कहीं ना कहीं उनका ये भाव था कि मैं संन्यास लूँ। लेकिन जब वो संन्यास लेना चाहते थे जिस शिविर में, उस शिविर में जब संन्यास उत्सव चल रहा था, उसी वक्त उनका ऑपरेशन चल रहा था कैंसर का, तो वो ले नहीं पाए, लेकिन अंदर से उन्होंने मान लिया। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वो मेरे पास उस घर में आते रहे जिस घर में ये घटना घटी। तो फिर वो 2-4-10 दिन पहले घर भी चले गए थे। वहां पे वो जब बहुत ज्यादा अस्वस्थ हुए तो मुझे जब फोन आया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अगर उन्हें जाना है तो वो जाएंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पत्नी ने भी ज्यादा कुछ नहीं करने का, कोई बात नहीं भाई, हमें सूचना देनी थी, हमने दे दी। थोड़ी देर बाद दिव्या मुझसे कहने लगी कि अभी तो जीवित है ना, तो आपको जाना चाहिए, जब नहीं होंगे तो बात की है, लेकिन अभी तो हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं, और मैं फरीदाबाद में उस समय रहता था, सेक्टर 45 में। मैंने वहां से कहा कि मुझे जाना है। यही हरीश मुझे अपनी गाड़ी से स्टेशन तक छोड़ के आया। मेट्रो तक छोड़ा था आपने। मेट्रो तक छोड़ने के बाद हम स्टेशन चले गए, ये लोग अपने वापिस आ गए। स्टेशन में पहुंचा, वहां से मैंने गाड़ी ली, ट्रेन में बैठा, और मुझे घर से कॉल आया कि पिताजी नहीं रहे। जब कॉल आया तो उसी वक्त मुझे एक घटना याद आई। मेरे पिता के बीच कभी कुछ संवाद होता था, तो मैंने उनसे कहा था कि यदि आप मर गए और मैं आपसे 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे हुआ तो मैं आपको जलाने नहीं आऊंगा। वो भी कहते थे याद रखना, पक्का वादा कर रहा है? मैंने कहा पक्का ही वादा है, 150 किलोमीटर से अधिक दूरी हो मैं जलाने नहीं आऊंगा। और मैं लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं ट्रेन से वापस उतरा और मैंने फ़ोन किया कि मैं हरीश आ रहा हूँ और आप मुझे मेट्रो स्टेशन पे फिर ले लीजिएगा। मैं वहाँ से वापस आया। वहाँ पे ये हरीश थे, एक सपना माँ थी, एक लड़का गोरख भी था, और ये 3 लोग थे। दिव्या घर पे थी। हम इन तीनों लोगों के साथ, हरीश, गोरख और सपना माँ, तीनों लोगों के साथ कार से गए। जब वहां पहुंचे फ्लैट पे, तो फ्लैट पे हम लोग घंटी बजाते रहे, कितना दरवाजा पीटते रहे, लगभग आधे घंटे तक दिव्या ने दरवाजा नहीं खोला। चिंता बढ़ती चली गई कि क्या कारण है कि दिव्या दरवाजा नहीं खोल रही। ऐसा तो होता ही नहीं, छोटा सा फ्लैट, घंटी बहुत तेज बजा रहे, इनके मोबाइल पे भी बजा रहे, दरवाजा भी पीट रहे हैं, अंदर कोई ऐसा म्यूजिक सिस्टम भी नहीं चल रहा कि आवाज ना आ रही हो, पिन ड्रॉप साइलेंट है सोसाइटी में। क्यों, आखिर क्यों? फिर निर्णय ये हुआ कि हम लोग इस दरवाजे को तोड़ देंगे, और एक सीढ़ी से पीछे जाने की बात हुई कि वहां शीशा तोड़ के जाया जा सकता है। तो लगभग जब सीढ़ी लेने जाने लगे तभी अचानक दरवाजा इसने खोला, और जब इसने खोला दरवाजा तो एक बेहोशी जैसी हालत में थी। याद है ना हरीश? ये सब चीजों के आप गवाह हैं, इसलिए आपके सामने बात करने में थोड़ा मुझे है। तो वहां पे एक बेहोशी जैसी हालत में बाहर निकली, जैसे बेहोशी है। तो मैंने जब इसको देखा बेहोशी जैसी हालत पे, मैं जो समझा उसको मैं
बयान नहीं कर सकता, लेकिन उस समय मुझे जो एक्शन लेना पड़ा वो एक्शन ये था कि मैंने इसको एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा क्या हुआ, ये फिर भी होश में नहीं आई। फिर मैंने एक और थप्पड़ मारा तो एकदम हाँ हाँ क्या। तो मैंने फिर दिव्या को, सपना माँ बात करने लगी और मैं अपने रूम में चला गया। सपना ने दिव्या को बताया कि दिव्या पापा नहीं रहे। जब ये बताया कि पापा नहीं रहे, एकदम ये चिल्लाती हुई आई, क्योंकि मेरे पिता के साथ अटैचमेंट इसका था, इसने बहुत सेवा की थी। तो ये चिल्लाती हुई एकदम आई और मुझे कहने लगी कि आप गए नहीं, आप गए नहीं, आप पापा के पास गए नहीं। तो मैंने इसे कहा खबरदार, मेरा पिता पूरे तरीके से इस जीवन को जी के गया है, कोई भी उसके मरने पे रोएगा नहीं। जो रोएगा वो इस फ्लैट से बाहर जा सकता है, इस फ्लैट में कोई रोएगा नहीं। मैंने यही कहा था। और जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे अचानक ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए, और वो पैर बहुत शीतल थे। जब पैर एकदम ऐसा लगा कि किसी बर्फ के हाथ ने मेरे पैर पकड़ लिए, और बर्फ से भी ज्यादा शायद। तो मेरे पैर पकड़ लिए और अचानक मेरा पैर पूरा ठंडा हो गया। मेरे इतने इतने पैर पूरे ठंडे। मैं कुछ नहीं बोला, एक पल को चौंका, समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में मैंने इन सबको बाहर निकाला था। थोड़ी देर में मुझे लगा कि मेरा पैर और ऊपर ठंडा होने लगा। जब वो ठंडक बढ़ गई, लगभग आधे फुट तक पहुंच गई दोनों पैरों में, तो मैंने हरीश को बुलाया। मैंने कहा हरीश, पहली बात तो ये कि जब तक मैं नहीं कहूंगा अब इस फ्लैट से कोई बाहर नहीं जाए। यही कहा था। और फिर ऐसा हुआ। मैंने हरीश से कहा कि ये जरा चेक करो कि मेरे पैरों में हुआ क्या है, क्योंकि ये लैब भी चलाते हैं पैथोलॉजी की, डॉक्टर्स का इनका सुबह शाम का है, तो लगभग ये डॉक्टर ही हो गए। तो इसने मेरे पैर जब चेक किए, पूरे तरीके से चेक किए, तो इसने कहा मेडिकली साइंस में दोनों पैरों का इस तरीके से शून्य पड़ना होता ही नहीं है, कोई घटना नहीं है। इस तरीके से दोनों पैर शून्य पड़ते हो, ऐसा नहीं होता। फिर इसने उस शून्य को दूर करने के लिए गर्म पानी करवाया। खूब गर्म पानी में इसने मेरे पैर डाले, लेकिन पैर फिर भी गर्म नहीं हुए। ये घटना दोपहर की घटना है, 1 बजे की घटना है। जब ये 1 बजे की घटना घटी और फिर वो पैर मेरे ठंडे बढ़ते चले जा रहे, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा। तो मैंने इनसे दूसरी बात ये पूछी कि आप मुझे ये बताएं, अगर ये पैर इसी स्थिति में कितनी देर रहेंगे कि बेकार हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर ये 6 से 7 घंटे ऐसे रह गए, इसी हालत में रह गए, तो पैर में खून का दौरान जो नहीं जाना है, पैर में एक तरीके का ऐसी स्थिति बन जाएगी, फिर इसको काटना पड़ेगा, वरना पूरे शरीर को खतरा। लेकिन वो असल में था क्या? वो असल में जो घटना थी उसको अभी से आप समझ लें तो समझ पाएंगे आगे मैं क्या कहने जा रहा था। वो घटना ऐसी थी कि मेरे पिता को मुझसे बहुत लगाव था। तो जिस समय उन्होंने शरीर त्यागा, उसके बाद उनकी चेतना तुरंत ही इमीडिएट उसी प्रभाव से मेरे फ्लैट में थी। फ्लैट में उन्होंने दिव्या को देखा। वो आए मेरे लिए थे, लेकिन वहां पे उन्होंने दिव्या को पाया। जब दिव्या को पाया तो प्यार से इसके सर पे हाथ सहला दिया, और दिव्या ने मुझे जो बताया था कि क्या हुआ, तो दिव्या ने ये कहा कि पता नहीं क्या, मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते ऐसा हुआ कि मैं एकदम वहीं गिर पड़ी और मैं बेहोश हो गई। तो दिव्या के सर पे उन्होंने हाथ फेरा और वो शीतलता, वो तीव्रता, वो प्योरनेस दिव्या झेल नहीं सकी, इसलिए दिव्या बेहोश हो गई। और जब वहां पे मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि कोई भी इस फ्लैट से यहाँ पे रोएगा नहीं, मेरे पिता एक अच्छी स्थिति को गए हैं, कोई भी नहीं रोएगा, शायद ये बात उन्हें मेरे अंदर एक गहराई के रूप में, एक ऊंचाई के रूप में महसूस हुई और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। लेकिन क्योंकि मेरा उनसे कुछ ऐसा जुड़ाव है, उसके कारण दूसरी स्थिति ये थी कि अब वो चाह के भी छोड़ नहीं सकते थे और मैं अपने पैर में झटका मार के उन्हें दूर नहीं कर सकता था। ये बात मैं इमीडिएटली समझ गया था। वो छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए मेरे शरीर में
वो जो शीतलता थी बढ़ती जा रही थी और मैं उन्हें धक्का नहीं दे सकता था क्योंकि वो उनकी यात्रा की रुकावट बनती। तो मैं उस चीज को बैठा रहा लेके, लेकिन ये 3-4 बजे तक हालत ये हो गई कि मैं घुटने तक लगभग बेकार हो गया था। वो ठंडक घुटने तक हो गई थी और मेरा फ्लैट, जो कि गर्मियों के दिन थे, उस समय का याद है कि ना वहां एसी चल रहा था ना वहां पंखा चल रहा था, लेकिन पूरा फ्लैट एकदम ठंडा था। पूरा फ्लैट ऐसे ठंडा था जैसे एसी जो है वो माइनस पे कर दिया गया। शाम होते होते 3 बजे के आसपास मैंने अपनी बहन को कॉल किया, जो कि वहाँ थी हमारे शहर में। मैंने उसको कॉल किया कि क्या मैं जान सकता हूँ कि पिता की अंत्येष्टि कब तक होगी, शरीर को कब तक जलाने के लिए ले जाया जाएगा। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि अभी तुम्हारे जिया जी वगैरह और लोग आने को हैं, तो वो लगभग 10-11 बजे तक पहुँचेंगे रात में, तो तब उनको अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाएगा। और ये एक लंबा समय था। ये कितना लंबा समय था कि मेरा पैर जा सकता था। मुझे पैर की कोई बहुत चिंता नहीं थी, लेकिन अगर कोई चीज सही ढंग से की जा सकती है तो क्यों ना उस कार्य को किया जाना चाहिए। तो मैंने बहन से सिर्फ इतना कहा कि यदि आप क्रॉस क्वेश्चन ना करें और मुझसे कोई भी बात ना पूछें, तो मैं आपको ये कहूं कि पिता की अंत्येष्टि जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, तो क्या आप मानेंगे? मेरी बहन एक ऐसी है कि घर में उसकी बात चलती है, पिता के बाद उसकी बात ज्यादा चल सकती है, वो बड़ी है। तो बहन ने कहा हाँ मैं मानूंगी, क्या करना है बोलो। वो भी थोड़ा मुझे समझती है। तो मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि अगर हो सके तो पिता की अंत्येष्टि अति शीघ्र करो, जल्दी से जल्दी उनको घर से निकालो, क्योंकि शरीर और चेतना का ऐसा जुड़ाव है, जब तक शरीर जिंदा है चेतना रहेगी। और इधर शरीर जलाया गया, उधर चेतना का भी पंच तत्व विलीन हो जाना हो जाता है। ये ऐसी ही बात है जैसे मैं यहां हाथ करूं और दीवार पे मेरी परछाई बन रही है, ये दूरी बहुत है, लेकिन अगर मैं यहां हाथ जला दूं तो वो भी वहां पे जल जाएगी। उस घटना ने मेरी सिस्टर को ऐसा कुछ किया। उन्होंने कहा ठीक है हम ये करते हैं, और उन्होंने बहुत तेजी करके शाम को ठीक 5 बजे उन्होंने कहा कि हमने निकाल दिया है, अब जितना समय लगे लगे। 5 बजे निकालने के बाद लगभग आधा घंटा पौन घंटा लगता है शमशान तक पहुंचने में। शमशान में फिर थोड़ी सी तैयारी करने में आधा घंटा लग रहा होगा, तो लगभग 6-6:15 बज गए थे। उसके बाद वो प्रोसेस आरंभ हुआ। जब वो प्रोसेस आरंभ हुआ, हरीश इस चीज में बिल्कुल स्पष्टता से देखे हैं कि लगभग 7:30-8 बजे थे ना, लगभग 8 बजे मेरा पैर बिना किसी उपचार के फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। बिना किसी उपचार के बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। ये मेरे खुद के साथ घटी घटना है, इसका प्रमाण मौजूद है, और उस पूरी घटना को मैं पूरे एक लम्हों के हिसाब से बता सकता हूं, एक सेकंड के हिसाब से कि क्या क्या घटता था। ये चीज इतना ठंडा होना, मैं बहुत बार कहा हूं कि पवित्र चेतना की एक बहुत जबरदस्त पहचान होती है कि यदि आपके निकट कोई पवित्र चेतना है तो आपको एक शीतलता महसूस होगी। कभी कभी ऐसा नहीं होता, कहीं एकदम बहुत ठंडी लहर हमारे अंदर से दौड़ जाती, वो कहीं ना कहीं कोई पवित्र चेतना का हमारी निकटता है। और कभी कभी बहुत घबराहट होती, बेचैनी होती, ऐसा लगता है सब कपड़े उपड़े खोल दें, क्या करें। वो किसी अशुभ चेतना की निकटता है जिसके कारण ऐसा फील होता है। ये जो घटना मेरे और मेरे पिता के बीच घटी, अशरीरी घटना, इतनी दूर से घटी, मैं ऐसी बहुत सी घटनाएं ऐसे पाया हूं अपने जीवन में कि मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, मैंने कभी कोई किताबें नहीं पढ़ी, ना मैं साइंस का स्टूडेंट, ना किसी प्रकार की धार्मिक पुस्तकों की मुझे नॉलेज, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, कभी कोई रामायण नहीं पढ़ी, किसी तरीके के धर्मशास्त्र मैंने कभी नहीं पढ़े। लेकिन अचानक क्या होता है कि मैं सब बोलता हूँ और बहुत आसानी से बोल देता हूँ।